हेलो एंड वेलकम बैक टू इजी परीक्षा। मेरा नाम ज्योत्सना है और मैं यहाँ आपकी पॉलिटिकल लेक्चर्स ले रही हूँ। ऑलरेडी 2 टॉपिक्स में मैं ले चुकी हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सो टुडे वी आर मूविंग फर्दर विद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया यानी संविधान सभा। इस सभा के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका पर्पस क्या था, क्या क्या बातें इससे उभर के आई, कौन कौन सी बहुत इम्पॉर्टेंट बातें कुछ इसमें कही गई थी डिस्कशंस के दौरान, जो हम आज भी उनको पढ़ते हैं और रेफ़र करते हैं जब भी हमारे गवर्नेंस सिस्टम में कोई भी इशू क्रिएट होता है, कोई ऐसा केस होता है जो इन फंडामेंटल गवर्नेंस सिस्टम्स के साथ डील करता है, तो हम वापस से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिस्कशंस और डिबेट्स को ओपन करते हैं एंड वी रीड व्हाट आवर लीडर्स वांटेड टू कन्वे on that platform. Okay, so today we are studying about Constituent Assembly. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वो समय है जब अंग्रेज़ इस देश को छोड़कर जाने वाले हैं और हम भारतीयों को अपना स्वयं का संविधान बनाना है और उसमें हम खुद ही मेंबर्स होंगे, हम इंडियंस ही होंगे उसमें। सो एक बहुत बड़ा टास्क था और एक ऐसे देश के लिए जो इतनी विभिन्नता से भरपूर है, जिसमें इतने सारे समुदाय हैं, इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतनी सारी कास्ट कम्युनिटीज़ एंड कल्चर की तो बात ही अलग है। वी हैव सो मच diversity on this land, okay, whether it's geographical, whether it's cultural, whether it's on the side of people. So we have so much diversity. So एक ऐसे देश को रूल करने के लिए, एक ऐसे देश को गवर्न करने के लिए हमें एक ऐसे बहुत ही एक पुख्ता संविधान की ज़रूरत थी। ठीक है, एक ऐसा संविधान जो इस सिस्टम को लंबे समय तक क्या हमेशा के लिए मजबूती से चला सके। सो चला भी रहे हैं, 75 साल हो गए हैं एंड वी आर गोइंग स्ट्रॉन्ग। सो ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इसका काम क्या था? इसका काम था टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इसका पर्पस था, टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो टर्म है, ये जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, इसके बारे में जहाँ तक जानकारी है, सबसे पहले तो इसका मेंशन होता है 1895 में श्री बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उन्होंने सबसे पहली बार इसको मेंशन किया था और फिर इसके पूरे आज़ादी की लड़ाई के दौरान कई बार इसका मेंशन होता है एंड देन फाइनली 1934 में। सबसे पहले तो इसकी जो डिमांड की हम बात कर रहे हैं, इसकी डिमांड कब रखी जाती है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहली बार इसके बारे में बात की थी और इसके बाद फिर हम सीधे आ जाते हैं 1934 में, जब एम.एन. रॉय ने इस टर्म के बारे में कहा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए अपना स्वयं का संविधान लिखने के लिए। ठीक है, 1934 में एंड देन उसके बाद 1938 में पंडित नेहरू एंड देन एक 1936 में लखनऊ कांग्रेस सेशन के दौरान इसके लिए रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट किया जाता है कि हम, और ये आप यहाँ समय ध्यान देंगे, ये 1936 है। इसके पहले मैंने आपको 1935 एक्ट के बारे में पढ़ाया था। तो इस सेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिजेक्ट करते हैं वो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेजोल्यूशन अडॉप्टेड and Government of India, I'm writing in short GOI, Government of India Act 1935 को रिजेक्ट कर देते हैं। सो ये सेशन भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है फॉर आवर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव एंड
सो मैंने आपको बताया इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी. एंड देन सर एमएन रॉय मेंशन्ड अबाउट इट इन 1936 लखनऊ कांग्रेस सेशन. कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जिसमें ये बात हुई कि हम एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण करेंगे जो हमारा अपना संविधान जिसमें लिखा जाएगा. सो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिजेक्ट भी किया जाता है इसी कांग्रेस सेशन में. ओके, सो इसका पर्पस क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करना. ओके, और ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, क्योंकि ये आती है जो 1936 में इलेक्शंस होते हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. मैं आपको थोड़ी देर में और डिटेल में बताऊंगी अच्छे से. सो ये बेसिकली इलेक्टेड मेंबर्स के असेंबली होती है. तो यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम 1947 में आज़ाद हो जाते हैं. हमारा संविधान कब आता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में. ठीक है, तो 1947 से 1950 के बीच में यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी पार्लियामेंट की तरह ही काम करती है, प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करती है. प्रोविजनल पार्लियामेंट, यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उन 3 सालों के दौरान जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट किया जा रहा होता है, क्योंकि ये इतना छोटा, इतना मामूली काम तो है नहीं, इसमें इतना वक्त लगता है. 5 स्टेजेस में इसका पूरा जो ड्राफ्टिंग, डिस्कशंस, डिबेट एंड देन ये पूरे 5 स्टेजेस में होता है जो मैं अभी आपको बताऊंगी. तो क्योंकि इस सिलसिले में 3 साल लग जाते हैं और उन 3 सालों के दौरान यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारे प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह भी काम करती है. सो ये 2 बेसिक फैक्ट्स हैं. अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इलेक्शंस. इसके इलेक्शंस कैसे होते हैं, मेंबर्स कैसे सेलेक्ट होते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हमने डिस्कस किया कि 1895 से इसका जो सिलसिला शुरू होता है, ये फाइनली ये 1900 विद सेशन. सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो शुरुआत होती है वो हमने डिस्कस किया कि कहाँ से शुरू होती है, 1895. एंड देन आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट सर एमन रॉय इन 1934. सो फिर उसके बाद जब कांग्रेस सेशन 1935 में 1936 में कांग्रेस सेशन जो लखनऊ में होता है, वहाँ पे एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है. रेजोल्यूशन adopted for कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. ओके, कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्वयं बनाएंगे विद इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट. अब 1936, फिर उसके बाद अब यहाँ पे सरकार 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो रिजेक्ट हो चुका है. ठीक है, अब सरकार ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या इस बारे में बात होती है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. सो 1940 में 1917 में जब 1919 एक्ट हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन होता है ना. यहाँ 1940 में अगस्त ऑफर आएगा. 1914 में एक अगस्त ऑफर आता है. यहाँ आप हमें ध्यान रखिएगा, जो 1917 है वहाँ अगस्त डिक्लेरेशन है, वहाँ डिक्लेयर होता है. यहाँ पे एक ऑफर आती है. ऑफर क्या आती है? ये किसके द्वारा आती है? ये वॉइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो. ये मेरे ख्याल से प्रीलिम्स क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये फैक्ट. तो इनका कहना है, अगस्त ऑफर में ये कहते हैं कि ठीक है, आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी और विद इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स. लॉर्ड लिनलिथगो, इनका एक अगस्त ऑफर आता है. ये वॉइसरॉय हैं. ये कहते हैं कि ठीक है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम बनाते हैं टू एस्टैब्लिश a constituent assembly comprising Indian representatives. इंडियन रिप्रेजेंटेटिव से भरी हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हम एक गठन करेंगे, ऐसा लॉर्ड लिनलिथगो
एक ऑफर देते हैं। कब? 1940 में, ठीक है, 1940 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की एक स्थिति बन रही है, ठीक है। फिर 1942 में एक बिल्कुल, तब तो बिल्कुल बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हो जाता है ना वर्ल्ड वॉर सेकेंड के, तो वहाँ पे एक बहुत ही डेस्परेट अटेम्प्ट किया जाता है 1942 क्रिप्स मिशन के द्वारा, ठीक है। 1942 क्रिप्स मिशन आता है यहाँ पे। अब क्रिप्स मिशन आप बस इतना समझ लीजिए, इसका तो कोई पर्पस ही नहीं होता, इसको तो गांधी जी ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया होता है कि भाई ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, इसको तुम हटाओ। इसमें जो भी वो डिमांड्स की बात कर रहे हैं, इसमें जो डिमांड्स हम कर रहे थे और जो उसमें क्रिप्स लेके आते हैं कि हम ऐसा ऐसा देंगे, वो हमारे अभी फिलहाल मतलब का नहीं है, बट आप एक सीरीज में आपको याद रहे इसलिए मैंने आपको बता दिया। 1940 अगस्त ऑफर, द 1942 क्रिप्स मिशन। यहाँ तक कोई काम नहीं बन पा रहा है, यहाँ तक हमारा कोई काम नहीं बन पा रहा। अब इसके बाद जो फाइनली आता है वो है 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, और अब इसके मेंबर्स इसके डिसाइड किए जाएंगे किस तरीके से इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, टोटल मेंबर्स कौन से प्रोविंसेस से कितने आएंगे, प्रिंसली स्टेट्स से कितने आएंगे, ये सब अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर, ठीक है। सो फाइनली अब कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आता है, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाता है, गठन किया जाता है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किससे आते हैं? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान को हम थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है इसमें। और इसमें आगे हम मेंबर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही एक प्रोविजन आ रहा है। पहले तो इसके मेंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान कौन लेके आते हैं, ठीक है। इसमें 3 हैं महानुभाव। पहले तो हैं सर क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, हम बस लास्ट नेम याद रखते हैं। दूसरे हैं एवी अलेक्जेंडर एंड सर लॉरेंस, ठीक है। सो ये 3 मेंबर्स हैं, ये कैबिनेट मिशन प्लान लेकर आते हैं, ठीक है। और किस लिए अब इसमें बात होती है, ये कहते हैं कि इसके तहत ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हम गठन करेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन की बात होती है कैबिनेट मिशन प्लान में। अब इसमें जो है, हमने ये कई दफ़ा देखा होगा कि इसमें कैबिनेट ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स होते हैं, है ना। ये फैक्ट हमने कई जगह देखा होगा, 389 मेंबर्स टोटल। अभी पार्टीशन नहीं हुआ है ना, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। बिल्कुल उसी वक्त है, ये बहुत ही सेंसिटिव समय चल रहा है 1946 का। मुस्लिम लीग बिल्कुल भी पॉलिटिकली कोऑपरेट करने को तैयार है नहीं, राइट्स हैं पूरे देश में, बहुत ही सेंसिटिव पॉलिटिकली, इट्स वेरी सेंसिटिव टाइम 1946 to 47 एंड देन वी नो। सो 389 मेंबर्स हैं, ये पूरे इंडिया, एक अनडिवाइडेड इंडिया को मिला करके ये मेंबर्स तैयार किए जाते हैं। ये जो नंबर है 389, ये कैसे आता है? ये ऐसे आता है कि उस वक्त जो लमसम हमारी पॉपुलेशन थी दैट वाज 40 करोड़, ओके। सो जो पॉपुलेशन थी उस वक्त अप्रॉक्सीमेटली दैट वाज 40 करोड़। सो यहाँ पे ये कहा गया था एवरी 1 मेंबर, एक मेंबर जो है 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 1 मेंबर आउट ऑफ 40 करोड़। सो इनमें जो एक मेंबर है, 1 मेंबर will represent 10 lakhs people। सो ये हमारी जो है ये गणित निकाला गया था, और इस वजह से 389 मेंबर्स होते हैं इसमें। अब इन 389 मेंबर्स में प्रोविंसेस भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं इसमें, और 4 चीफ कमिश्नरेट जो प्रोविंसेस होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम उनको थोड़ा सा डिवाइड करके बताते हैं। पहले हम मेंबर्स की बात कर लेते हैं, फिर इलेक्शन का सिस्टम बताएंगे इसमें।
सो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने मेंबर्स हमने, जितने रिप्रेजेंटेटिव्स का जो नंबर तय हुआ था, दैट वाज 389 इन टोटल। ठीक है, 389 मेंबर्स। ये अनडिवाइडेड इंडिया के मेंबर्स है ना, हम ये ध्यान रखेंगे। फिलहाल पार्टीशन के बाद की कहानी हम देखेंगे। अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, 389 मेंबर्स होते हैं। ओके, और ये कैसे नंबर ये सेलेक्ट किया जाता है, मैंने आपको बताया उस वक्त लमसम 40 करोड़ पॉपुलेशन थी। पॉपुलेशन, 1 मेंबर रिप्रेजेंट 10 लाख पीपल, ये गणित था इसका। अप्रॉक्सीमेटली कहानी गढ़ी जा रही थी यहाँ पे। तो 389 मेंबर्स हैं। ओके, अब हम इसको प्रिंसली स्टेट्स, प्रोविंसेस एंड चीफ कमिश्नरेट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आउट ऑफ 389 मेंबर्स 292 comes from provinces, 93 princely states, 4 chief commissionerate। ठीक है, अब 292 जो प्रोविंसेस हैं, ब्रिटिश प्रोविंसेस, इनसे मेंबर्स इलेक्टेड, ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। कैसे, जो 1946 में इलेक्शंस होते हैं, तो प्रोविंशियल असेंबलीज में जो डायरेक्टली, वहाँ तो डायरेक्टली इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन। सो वहाँ पे जो प्रोविंसेस में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सारे मिल करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। आप समझ रहे हैं? सो बेसिकली जो ये मेंबर्स हैं, they are indirectly elected, they are indirectly elected by these directly elected representatives। छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है, आप यहां पे अभी समझ जाएं। ठीक है, सो ये जो मेंबर्स हैं, यहाँ पे जो मेंबर्स आए हैं, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। किनसे? ये डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो यहाँ पे इन प्रोविंसेस में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं प्रोविंशियल असेंबली से, एंड दे नॉमिनेट मेंबर्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये इसका फंडा है। देन 93 प्रिंसली स्टेट्स, ये तो नॉमिनेटेड है। ठीक है, मनोनीत जिनको बोलते हैं, दे आर नॉमिनेटेड मेंबर्स। चीफ कमिश्नरेट, पहले तो चीफ कमिश्नरेट हैं कौन कौन से, बहुत ही आसान है इसको। सबसे पहला तो अपना दिल्ली, ठीक है। दूसरा है अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा उस वक्त का जो इसका नाम है। तीसरा है कुर्ग, चौथा है बलूचिस्तान। एक और आसान तरीका इसको याद करने का, दैट इज A B C D, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। ठीक है, अब ये सारे मेंबर्स हो गए। मैंने आपको बताया ये मेंबर्स जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, कुछ नॉमिनेटेड हैं। ठीक है, ये आ गए मेंबर्स की पूरी कहानी। अब इसमें एक और फैक्ट ये है कि इसमें 15 वेमेन भी हैं, 15 वेमेन मेंबर्स हैं। ठीक है, बट जो फाइनली जो असेंबली डिबेट्स में जो प्रेजेंट होती हैं, उनका नंबर और भी कम हो जाता है। एक तो पहले ही बहुत ज़्यादा नंबर है 15, उसमें भी और कम हो जाती हैं, 9 मेंबर्स बचते हैं। इनमें हमारी सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित और भी बहुत हंसा मेहता, एनी मैस्करीन, ये कुछ नाम है जो फिलहाल मुझे याद हैं, तो मैंने आपको बता दिए। बाकी और भी हैं, क्योंकि टोटल तो 15 वेमेन होती हैं, बट प्रेजेंट असेंबली में सिर्फ 9 होती हैं। सो उनमें से कुछ नाम मैंने यहाँ आपको लिख दिया। ठीक है, तो हमने इनके मेंबर्स के बारे में आपको बता दिया। ओके, अब हम देखेंगे ये फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा। 389, 292, 93, देन 4
ये आपको मैंने ये इनको याद करने का भी ट्रिक आपको बता दिया, दैट इज ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, ठीक है, 4 ही हैं। और इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये कैसे आते हैं, जो प्रोविंसेस में प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस में जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो इनडायरेक्टली इन मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ प्रिंसली स्टेट्स से नॉमिनेशन ही होता है, यहाँ तो कोई इलेक्शन का फंडा ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सिस्टम। विमेन है 15 आउट ऑफ 15, ओनली 9 विल बी प्रेजेंट। ओके, सो मूविंग ऑन। सो ये 389 मेंबर्स, एक बार फिर से शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, 389 मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अनडिवाइडेड इंडिया, पार्टीशन का अभी मुद्दा नहीं आया हुआ है, तो अनडिवाइडेड इंडिया के 389 मेंबर्स हैं। ये बेसिकली 389 मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। ये जो 389 मेंबर्स हैं, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली इलेक्टेड कैसे? ये जो प्रोविंसेस हैं, ये प्रोविंसेस में 1946 में प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं। उन इलेक्शंस में जो जनता ने, आम जनता ने जिनको वोट दिया होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड कहलाए। तो वो यहाँ के 292 प्रोविंसेस के इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अपने बीच में से नॉमिनेट करेंगे 389 मेंबर्स को। मतलब ये सारे नहीं, इसमें तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स के ही मेंबर होंगे, बट वो अपने बीच से इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे। बेसिकली वो आपस में सहमति बनेगी कि भाई इनको भेजा जाए, क्योंकि इनकी कानून में समझ है, या इनकी इतनी पहुंच है, या ये इतने अच्छे समझते हैं, या सीनियर लीडर्स हैं, जो भी उनका क्राइटेरिया हो, तो वो आपस में प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं 389 मेंबर्स में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ओके, सो एक बार और आप थोड़ा समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप रिपीट भी कर सकते हैं वीडियो को। सो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो चुका है। अब इसके बाद पहली मीटिंग होगी। तो इसके बाद एक छोटी सी और कहानी बीच में जुड़ेगी, मैं आपको बताती हूँ। जो पहली मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग और फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मैं CA लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये होती है 9 दिसंबर 1946, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को पहली सिटिंग होती है। अब यहाँ पे आप थोड़ा टाइमलाइन ध्यान रखिएगा। हम सब ने पढ़ा ही होगा अपने इतिहास में, अगर अभी नहीं पढ़ा होगा तो स्कूल में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। 1946 का जो समय है, दिसंबर है, ख़त्म हो चुका है। 1947 शुरू होने वाला है। मुस्लिम लीग जो है पूरी तरीके से पॉलिटिकली कोऑपरेट करने को रिफ्यूज़ कर चुकी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिजेक्ट कर चुकी है। उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे लिए अलग बननी चाहिए, इंडिया के लिए अलग बननी चाहिए, ठीक है। ये उनका डिमांड तो पहले से चल रहा था, राइट। 9 दिसंबर हम पहुंच चुके हैं, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग को बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करना था। तो फर्स्ट सिटिंग में मुस्लिम लीग इज एब्सेंट, ठीक है। मुस्लिम लीग इज एब्सेंट। यहाँ पे छोटी सी कहानी है यहाँ की, बट आपको आगे समझने में आसानी होगी। मुस्लिम लीग एब्सेंट है, ठीक है। इस मामले में जो विंस्टन चर्चिल हैं, उनका एक स्टेटमेंट है, मैं आपको बताऊं, आपको याद रहेगा। तो वो कहते हैं कि ये एक ऐसी शादी है जिसमें दुल्हन ही नहीं है, ठीक है। अ काइंड ऑफ मैरिज वेयर द ब्राइड इज एब्सेंट। ओके, सो मुस्लिम लीग यहाँ पे एब्सेंट है। अब वो और भी ज़्यादा जो है पॉलिटिकली एजिटेटेड है, ठीक है। राइट्स शुरू हो जाते हैं पूरे देश में, ठीक है। राइट्स, पॉलिटिकली देयर इज सो मच, क्या कह सकते हैं उसको, या कह सकते हैं पॉलिटिकल कोऑपरेशन इज एब्सेंट, ठीक है। पॉलिटिकल कोऑपरेशन इज एब्सेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, भेजे जाते हैं कौन? लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ पे एंट्री दी जाती है, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं यहाँ पे, क्या लेके? लॉर्ड माउंटबेटन आते ही कहते हैं कि भाई कैबिनेट मिशन प्लान तो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग तो यही कह रही है ना कि हमें नहीं मानना, हमारी डिमांड है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेपरेट होनी चाहिए हमारे मेंबर्स के साथ, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन आते ही सबसे पहले तो स्क्रैप करते हैं। स्क्रैप मतलब क्या कह सकते हैं? डिसमिस्ड कैबिनेट मिशन प्लान। आते ही कैबिनेट मिशन प्लान को डिसमिस किया जाता है। कितनी सारी मूवीज में आपने देखा होगा ये कहानी। तो फिर इसके बाद
अब यहाँ पे डिसमिस हो चुका है, अब 1947 का समय है, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ रहा है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। मतलब वो कट शॉर्ट मैंने कर दिया है, वो कहानी आपको नहीं बताऊंगी यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है। 1947, ठीक है। इसके साथ आता है पार्टीशन अपना, देश आज़ाद हो गया, पार्टीशन हो गया। पहले तो ये आते हैं, कहते हैं कि भाई 1948, जून 1948 का इन्होंने डेडलाइन दी होती है ना, जून 1948 की जो डेडलाइन है वो जो है 1947 में ही हो जाता है, ठीक है। एक मीटिंग हुई होती है जिसमें मुस्लिम लीग नहीं होती है, अब कहानी पूरी बदल चुकी है यहाँ पर। अब इसके बाद सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेंगी, पाकिस्तान की अलग, इंडिया की अलग। तो जो हमने पहले 389 मेंबर्स डिस्कस किए थे, अब वो इसमें से काफ़ी कम होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी जो नए मेंबर्स बनते हैं, ठीक है, नए मेंबर्स। और उसके बाद जो पहली मीटिंग में जो एक बात कही जाती है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, पंडित नेहरू कहते हैं, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ इसके बाद, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दिस। ओके, सो यहाँ तक हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के गठन के बारे में बात की, ठीक है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इसकी जो मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि प्रीलिम्स में इस साल भी क्वेश्चन आया था कि आई थिंक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका इलेक्शन किस मीटिंग में हुआ था, कौन से नंबर, सेकेंड, थर्ड, ऐसा ऑप्शन था, राइट। सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मीटिंग्स के बारे में बताऊँगी, ठीक है। कुछ और डिटेल्स हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ, नेशनल फ्लैग कैसे आया, तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी फुल ऑफ फैक्ट्स, ओके। सो आई होप यू लाइक दिस एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, शेयर एंड please be patient and we'll meet in next video. Thank you.